जिस शीला दीक्षित की हमने इतनी बदनामी करी थी, मैं उसके लिए अपने आप को दोषी भी मानता हूँ कि उनके टेढ़े-मेढ़े मुँह वाले पोस्टर लगाने और उनको हमने बदनाम किया, इन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बदनाम किया था उनको। हालाँकि गलतियाँ थी, हमारे ऑटो वालों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की थी उन लोगों ने, हमारे अंदर भी गुस्सा था और हमने ये किया। लेकिन अब कहीं न कहीं अपने आप को हम गिल्टी भी फ़ील करते हैं कि हम एक ऐसे आदमी की बातों में आए जिसका काम ही लोगों को भड़का करके, भावनाओं को भड़का करके अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाया, अपना फ़ायदा लिया और वो सर आप खुद सोचिए, जो आदमी कहता था कि मेरे लिए बस 2 कमरे काफ़ी हैं, वो 55 करोड़ के बिल्डिंग में रहने लग पड़ा, जिसके घर में टॉयलेट सीट भी 5.5 लाख की है, जिसके घर में एक टीवी आम आदमी 40-50 हज़ार 60 हज़ार का ले लेता है, इसके घर में 60 लाख का टीवी ले लेता है जो। जैसा इन लोगों ने अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाए, गोपाल राय था मंत्री, क्यों गया बाहर वो? ट्रांसपोर्ट मंत्री था ना गोपाल राय, वो मंत्रालय क्यों छिना उससे? क्योंकि ऑटो रिक्शा में घोटाले में वो शामिल था। 25,000 रुपए पर ऑटो के हिसाब से 10,000 ऑटो आए थे जिसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। मेरी ही शिकायत पर अरविंद केजरीवाल ने छापा मारा था और उसके बाद उसका मंत्रालय चला गया। हम लोग प्रदेशों में काम करते हैं रोजगार के लिए कि वहाँ की जनता रोजगार मांगती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चों को स्वच्छ हवा देने की जरूरत है। रोजगार की तो बात की बात है, यहाँ पर स्वच्छ पानी देने की जरूरत है। अजीत दादा पवार, शिंदे जी और फडणवीस जी की जो तिकड़ी मिली और जो उन्होंने जनता को डिलीवर किया, सर्व किया, जो उन्होंने नई नई पॉलिसी लेके आए। अजीत दादा पवार का ना विजन बहुत अच्छा है, बड़ा क्लियर विजन है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए जो काम किया, तो उसका रिजल्ट ऐसा आया कि राजनीतिक पार्टियां खुद अपने आप में परेशान है कि ये रिजल्ट, जनता ऐसा रिजल्ट भी देती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जिस तरह से दिल्ली के अंदर एनसीपी पार्टी ने चुनाव का ऐलान किया है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने कि दिल्ली में सरकारें बनाने का काम किया और ख़ास तौर पे दिल्ली के अंदर इस वक्त एनसीपी पार्टी की अगर बात करें हम, तो दिल्ली में कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकने वाली शख्सियत, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कि एक बहुत बड़ा अरसा काम किया है, जो कि देश भर में मैं समझता हूँ एक बड़े संगठनों के साथ काम किया और खुद का भी संगठन जिस तरह से उन्होंने चलाया है। 17 स्टेटों में अभी संगठन जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं बड़े-बड़े प्रोग्राम और लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके, लोगों को एक साथ मिला करके बड़ा काम करने की जो उनकी सोच रही है, वो कहीं न कहीं इस वक़्त दिल्ली के अंदर एनसीपी पार्टी में नज़र आने वाली है। और ख़ास तौर पे मुबारकबाद इस बात के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से सरकार बनने जा रही है और एनसीपी पार्टी उसमें पूरी तरीके से भागीदार होगी। ख़ास तौर पे अजीत पवार जी ने जिस तरह से अभी शायद उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, और ख़ास तौर पे जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल जी का रोल दिल्ली के अंदर रहा है, उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। और ख़ास तौर पे उस दिन प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बड़ा अनाउंस किया कि दिल्ली प्रदेश का जो चुनाव है, वो आपकी सरपरस्ती में लड़ा जाएगा। लेकिन वहीं कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार क्योंकि 10 साल से यहाँ मौजूद है, लेकिन दिल्ली की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं बड़ी चरमराई हुई है, लोग परेशान हैं। बहुत सारे जो दावे किए गए उनको लेकर के कहीं न कहीं लोगों के अंदर इस वक़्त रोष है और इसी वजह से अभी 11 कैंडिडेटों को उन्होंने टिकट काटा है। लेकिन दिल्ली में जो व्यवस्था टिकट काटने की हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बढ़े। वो उसी वजह से होता है क्योंकि काम जब नहीं हुआ होता है तो कैंडिडेट बदलने की एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है पार्टियों के द्वारा, वो कहीं न कहीं देखने में आया है। वहीं अभी एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाऊँगा, पहले मैं अभी वीरेंद्र जी से बात करूँगा। वीरेंद्र जी का जो एक तरह से वो पूरा जो 20 साल का अगर उनका काम देखें, तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी और साथ में दिल्ली के अंदर एनसीपी की ज़िम्मेदारी, उसको लेके भी बात करूँगा और ख़ास तौर पे जिस तरह से सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त, जो कि एक इनकलाब पैदा किया था दिल्ली के अंदर, जो कि केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं उसी बुनियाद पे बनी थी, जो कि दिल्ली के अंदर ऑटो वालों ने केजरीवाल जी का साथ दिया था। उनके साथ कहीं न कहीं केजरीवाल जी का पर्सनल तौर पे उन्होंने जो चीज़ें बताई मुझे, तो वो कहीं न कहीं धोखे की बुनियाद पर वो उन्होंने उनको छोड़ दिया था।
फिलहाल मैं बात करूंगा जनाब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र जी से। पहले तो ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है, कितनी, क्योंकि व्यस्तता बढ़ गई है बहुत ज्यादा जब से ये जिम्मेदारी, और खास तौर पे जब से ये उस दिन अनाउंस हुआ था कि आपको दिल्ली की बागडोर संभालनी है और उसकी उसमें ही आपको इलेक्शन लड़के, कहीं ना कहीं सीटों पर उनकी नजर है। क्या लगता है कितनी सीटें फिर निकल पाएगी? देखिए, हमारे लीडर ने बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी दी है और उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है लोगों को परखने का, लीडरशिप, और ऐसे लीडरों को उन्होंने तैयार करके बनाया है, कार्यकर्ताओं को लीडर बनाया जिन्होंने प्रदेश चलाए हुए हैं। तो उनकी सरपरस्ती में ही चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, उन्होंने मिल के एक साझा प्रोग्राम बनाया है। दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनके उन्होंने 15 पॉइंट बनाए हैं। और वो पॉइंट इतने ज्यादा, जब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारे लीडर इतना डीपली सोचते हैं दिल्ली के बारे में। उन्होंने बोला कि वीरेंद्र जी, हम लोग प्रदेशों में काम करते हैं रोजगार के लिए, कि वहाँ की जनता रोजगार मांगती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चों को स्वच्छ हवा देने की जरूरत है। रोजगार की तो बात की बात है, यहाँ पर स्वच्छ पानी देने की जरूरत है। तो आज की डेट में जो मुद्दा हो गया है वो रोजगार से भी बढ़ के हो गया है कि नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी कैसे मिले। तो दिल्ली की प्राथमिकता, जब उनकी मैंने सोच देखी, जो 15 बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे, तो अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल जी ने लाल डोरे से लेके, और जो हाई राइज बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं, उनकी एक एक समस्या पे उन्होंने बड़ी डीपली मुझे गाइडलाइन दी हुई है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बड़ा जोश है कार्यकर्ताओं में, बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और जिस गली मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं वहाँ तादाद दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। और जैसा हमारे लीडर ने एक अंदेशा जताया कि हम लोग खाता खोल रहे हैं, ये सच्चाई है कि हम लोग सरकार में शामिल होने वाले हैं। हमारे बिना कोई भी सरकार यहाँ बनने वाली नहीं। क्योंकि असल में जिस दिन ये यहाँ प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से वो 30 तारीख का दिन था और मैं मौजूद था उस मौके पर। और मैंने सुना था अजीत दादा पवार और खास तौर पे प्रफुल्ल पटेल जी ने जिस तरह से अनाउंस किया था कि दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभाओं पर वो कैंडिडेट उतारेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि यहाँ पर, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बोला अभी, कि यहाँ सरकार में हर हालत में एनसीपी शामिल हो रही है। और इस दावे की सच्चाई कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी जो सरगर्मियां चल रही हैं, उस सरगर्मियों में कहीं ना कहीं ये चर्चा भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एनसीपी की कोई ना कोई छाप छूटने वाली जरूर है। क्योंकि जिस तरह से फील्ड पर तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से लोग मिल रहे हैं, पार्टी ऑफिस में मैं देखता हूँ जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। और वो जिस तरह से जिम्मेदारी आपको दी गई, क्योंकि अब आप जो है एनसीपी की, क्योंकि बीजेपी के साथ सरकार वहाँ महाराष्ट्र में बनने वाली है और आप कल वहां जाने वाले हैं, वहां का कैसा माहौल रहेगा, किस तरह से आप सोच रहे हैं उसके बारे देखिए, करीब 16,000 कार्यकर्ता जिन्होंने रात और दिन मेहनत से सरकार को रिपीट किया। अजीत दादा पवार, शिंदे जी और फडणवीस जी की जो तिकड़ी मिली, और जो उन्होंने जनता को डिलीवर किया, सर्व किया, जो उन्होंने नई नई पॉलिसी लेके आए। अजीत दादा पवार का ना विजन बहुत अच्छा है, बड़ा क्लियर विजन है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए जो काम किया, तो उसका रिजल्ट ऐसा आया कि राजनीतिक पार्टियां खुद अपने आप में परेशान है कि ये रिजल्ट, जनता ऐसा रिजल्ट भी देती है। और ये 1962 के बाद, महाराष्ट्र जब से गठन में आया, महाराष्ट्र का जन्म जब हुआ, उसके बाद पहली बार 1962 में ही 222 सीटें आई। उसके बाद कभी भी किसी भी दल की या किसी भी गठबंधन की 200 से ऊपर सीटें नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता चुनाव में थी, जनता के अपने मुद्दे थे, कि जो सरकार ने अभी तक 5 साल चलाया है, जो योजनाएं बनाई हैं, ये योजनाएं अभी 5 साल और चलनी चाहिए। और महाराष्ट्र का विकास तभी होगा जब अजीत दादा पवार जैसी सोच के नेता आगे रहेंगे।
बिल्कुल उसी वजह से कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो कि बीजेपी का ख़ास तौर पे, वो अजीत दादा पवार की बात का और हर तरीके से वो सम्मान रखने की पूरी कोशिश है उनकी, ताकि वो मिल कर के जिस तरह से वाक़ई अभी वीरेंद्र जी ने बताया, महिलाओं के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा काम जो कि हुआ था, और वहीं कहीं न कहीं दिल्ली में भी उसी सोच के साथ एनसीपी उतरने वाली है। अब मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकार बनाने वाले जो लोग थे, आपको याद होगा जिस वक़्त दिल्ली में केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का अनाउंस किया, पार्टी चुनाव में आई, चुनाव से फिर वो सत्ता में पहुँचे, सत्ता और इस बीच में अनाउंस और सत्ता के बीच में जो कड़ी बने हुए लोग थे, वो कड़ी कहीं न कहीं इतनी मजबूत कड़ियाँ थी, जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक आंदोलन ऐसा खड़ा कर दिया था, हर ऑटो पर आपने केजरीवाल जी का और एक शीला दीक्षित जी का फ़ोटो आप लोगों ने देखा था, और वो कहीं न कहीं वो साबित हुआ सत्ता तक पहुँचाने में। बहुत बड़ी कामयाबी उस उन्हीं पोस्टरों से मिली थी, और ये ऑटो वालों का बड़ा इसमें हाथ रहा है, और उस ऑटो के जो उस पूरे के पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं जो लीड कर रहे थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं सचदेवा जी। सचदेवा जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला था कि केजरीवाल जी ने कहीं न कहीं धोखे, अपने जो लोग पुराने थे, जिन्होंने काम किया था पार्टी के लिए, और जो कार्यकर्ता, जो मेन कार्यकर्ता थे, उनको कहीं न कहीं धोखे में रखा और धोखा देने का काम उन्होंने किया। क्या कहेंगे इस आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो हम लोगों को लगता था, मैं तो एक छोटा सा आदमी ऑटो ड्राइवर हूँ, हमारी टीम में बड़े बड़े वकील, बड़े सु, सुपर से काम करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर्स, सीनियर लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिल्डर्स, इन सब की टीम के साथ हम काम करते थे। तो हम लोगों को लगता था कि हम देश को बचाने के लिए निकले, लेकिन बड़ी हैरानी हुई सत्ता में आने के बाद। आम आदमी पार्टी जो देश हित में बनाई गई थी, जिसको बताया गया था कि देश हित के लिए, वो बाद में हमें बिल्कुल हमने पलटते हुए देखा आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हमें बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ कि ये आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है। जिन जो देश प्रेम के नाम के ऊपर इन लोगों ने सत्ता ली थी, उसका इन्होंने व्यापारीकरण कर। मतलब कहने का ये, जो सबसे ज्यादा अपने आप को पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईमानदार बताने वाला, आज सबसे ज्यादा सर, भ्रष्टाचार को लाने वाले ही यही हैं। जिस शीला दीक्षित के हमने इतनी बदनामी करी थी, मैं उसके लिए अपने आप को दोषी भी मानता हूँ कि उनके टेढ़े मेढ़े मुंह वाले पोस्टर लगाने और उनको हमने बदनाम किया। इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बदनाम किया था उनको। हालांकि गलतियां थी, हमारे ऑटो वालों के साथ काफी नाइंसाफी की थी उन लोगों ने, हमारे अंदर भी गुस्सा था और हमने ये किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने आप को हम गिल्टी भी फील करते हैं कि हम एक ऐसे आदमी की बातों में आए जिसका काम ही लोगों को भड़का करके, भावनाओं को भड़का करके अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाया, अपना फायदा लिया। और वो, सर आप खुद सोचिए, जो आदमी कहता था कि मेरे लिए बस 2 कमरे काफी हैं, वो 55 करोड़ के बिल्डिंग में रहने लग पड़ा, जिसके घर में टॉयलेट सीट भी 5.5 लाख की है, जिसके घर में एक टीवी आम आदमी 40-50 हजार 60 हजार का ले लेता है, इसके घर में 60 लाख का टीवी ले लेता है। जो जैसा इन लोगों ने अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाए, दिल को दुख हुआ। इस बात पर गौर जरूर करिएगा, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। इन्होंने अभी अपने आप को बताया कि ये बहुत छोटे से आदमी है, लेकिन ये वो शख्सियत है। मैं आपको बता दूं, आपका पूरा नाम इंद्रजीत सचदेवा जी हैं। ये इन्होंने असल में एक मुहिम जो चलाई थी केजरीवाल जी के साथ मिल करके, जो कि शीला दीक्षित के टाइम पे, वो ऑटो पर जिस तरह से इश्तेहार जो लगाए गए थे, वो भी कहीं ना कहीं वो एक प्रोपोगंडा था, और उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी आवाम जो थी, पब्लिक जो थी, वो फंस गई कहीं ना कहीं और शिकार हो गई उसकी। असल में क्या था कि हमारे साथ पैसेंजर्स बैठते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए एक पैसेंजर है, तो हमें स्ट्रेटेजी ये बनाई जाती थी, हमें सिखाया जाता था इन बातों के लिए कि पैसेंजर को आधे घंटे के लिए एंगेज कर लिया आपने, तो कम से कम आधा घंटा मेरे साथ बिताने वाला है, उसके दिमाग में डालो, उससे बात करो। तो लोग फेसबुक पे काम करते हैं, हम तो फेस टू फेस करते थे, उसने बहुत ज्यादा काम किया। एक दिन में अगर हमने दिल्ली के ऑटो वाले, उस समय 45 हजार थे, 30 हजार ऑटो वाले ने अगर ये काम किया, तो एक दिन में आप हिसाब लगा लीजिए, 10 सवारी भी हुई तो 3 लाख पैसेंजर रोज हो गया। कई महीने हमने किया तो पूरी दिल्ली को हमने 4-4 बार एक एक आदमी के दिमाग में बातों को घुसेड़ आई। वो मिथ्या प्रचार में हम यूज हुए, मेरे को ये लग रहा है कि हम यूज हुए। भ्रष्टाचार आज
शायद अपनी जिंदगी में मैंने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा था जितना आज हम झेल रहे हैं। ऑटो चालक की हालत ये है कि आज मानसिक तौर पर पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं हम। सड़क पे जाते हैं तो हमारा नुकसान। ओला उबर जैसी कंपनियों के साथ इनके टाई अप था, जिसका हमने कई बार सबूत भी देखे होंगे आपने कि ओला उबर की आजकल ना एक नई बस भी लाने वाले हैं, घर से मोहल्ला बस के नाम से। हमारे को कहीं का छोड़ा ही नहीं, लेडीज फ्री, लेडीज ही हमारी सवारियां थी, बस में जानी शुरू कर चले गए, हमारा कारोबार खत्म हुआ। दूसरा जो बचा था वो ओला उबर को दे दिया। उससे बुरा हाल इन्होंने किया कि बाइक टैक्सी इन्होंने जारी कर दी, जबकि बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि बाइक टैक्सी दिल्ली में हो ही नहीं सकती। हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी बायलॉज है, कहीं पर भी बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के लिए इन लोगों ने ये घोटाले किए। अभी घोटाले में कई मंत्री और कई सारे विधायक इस वक्त फंसे हुए हैं और कई लोग जमानत पे हैं। अब क्या उन घोटालों के बावजूद क्या दोबारा से केजरीवाल जी को लोगों को मौका देना चाहिए या ऑटो चालकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर दिल से बताऊं आपको तो हर इंसान आज दुखी है। ये कहते थे एमसीडी में हमें लाओ, एमसीडी में भी ला दिया। देख लीजिए सड़कों की हालत, गलियों की हालत, नालियों की हालत। आप अपने आस पड़ोस में जाके देखिए क्या हालात है। दिल से बददुआएं निकल रही हैं, दुआएं तो नहीं निकल रही, बददुआएं निकल रही हैं हर ऑटो वाले के दिल से। जब वो सुबह जाता और दोपहर के 2:30-3 बजे तक बोनी नहीं होती उसकी ना, तो वो मन में गालियां देता हुआ घर वापिस चला जाता है कि जा तेरा बेड़ा गर्क, तूने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। मतलब मान सकता हूँ कि ये ऑटो वालों की और उन गरीबों की बददुआएं हैं जो कहीं ना कहीं पूरी सरकार जेल में और कहीं ना कहीं बेल पर है। जेल तो में जाने के लिए तो इनका करप्शन है ना। करप्शन करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, कोई भी करेगा उसे जाना पड़ेगा। करप्शन कोई ऐसी चीज तो नहीं है ऐसी जेल में चले गए। ये झूठे एक नंबर के फ्रॉड लोग हैं। इनके करप्शन को तो हम जानते हैं ना। गोपाल राय था मंत्री, क्यों गया बाहर वो? ट्रांसपोर्ट मंत्री था ना गोपाल राय, वो मंत्रालय क्यों छिना उससे? क्योंकि ऑटो रिक्शा में घोटाले में वो शामिल था। 25,000 रुपए पर ऑटो के हिसाब से 10,000 ऑटो आए थे जिसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। मेरी ही शिकायत पर अरविंद केजरीवाल ने छापा मारा था और उसके बाद उसका मंत्रालय चला गया। सर ये सब के सब बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ये कहते हैं पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूं पढ़े लिखे हैं और ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं कि इनको अच्छी तरह पता है कि करप्शन कैसे करना है और किताबी का तरीके से कैसे करना है। ये कहते हैं अभी शराब घोटाला हुआ कि पैसे नहीं मिले, हमसे पूछो ना पैसे गए कहाँ? पंजाब में चुनाव ऐसे ही लड़ लिया था क्या? पंजाब चुनाव से पहले और गोवा चुनाव से पहले ही ये ठेके बांटे गए थे। बाबूजी मेरा दावा है आपसे, अब निकल जाइए, कहीं एक मोची का ठिया लगा के दिखा दीजिए, आपको फ्री में ठिया भी लग जाएगा। शराब के ठेके कैसे बांट दिए इन्होंने? 600 के लगभग 800 कुछ ठेके बांटे, कैसे बांट दिए? नहीं, बिल्कुल वाकई बहुत बड़ी बात है जब कोई अगर हम बात करें रेहड़ी पटरी की, अगर पटरी पर भी छोटा सा कोई ठिया लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं चाहे वो जिन विभागों को भी हो पैसा देना पड़ता है तभी जाके ठिया लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि दिल्ली के अंदर अगर इतने बड़े तादाद में ठेके दिए गए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी रहा है और बहुत जल्दबाजी में ये कहीं ना कहीं बांटे गए ये दुकानें। शराब का कहीं ना कहीं उसमें उसके पीछे कई सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं लास्ट सवाल जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि एनसीपी दिल्ली को कहीं ना कहीं इस वक्त लीड कर रहे हैं, वीरेंद्र जी से मैं एक सवाल ये करूंगा सर कि हाँ दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो अभी केजरीवाल क्रेज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि वो काफी हद तक डाउन है। ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी के साथ एनसीपी का कोई गठबंधन या एनसीपी डायरेक्टली खुद अपने बूते पर चुनाव लड़ने वाली? देखिए अभी हम 70 की 70 विधानसभाओं पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने कैंडिडेट भी काफ़ी हद तक फाइनल कर दिए हैं। हमारा कार्यकर्ता दोनों तरह से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्होंने तैयारी भी बड़े जोर शोर से शुरू कर दी है। जगह जगह डेली ऑफिस खुल रहे हैं, जगह जगह टीमें नुक्कड़ मीटिंगें चल रही हैं हमारी। अगर शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करता है कि हम अलायंस में जाएंगे तो हम तो चाहेंगे मिलके, हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली की जनता को चाहिए अब स्थिर सरकार। और स्थिर सरकार ऐसे चोर लोगों की नहीं
क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। 70 में से 67 दी, फिर 70 में से 62 दी, लेकिन इन लोगों ने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं निभाई। तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए। बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर हैं, और अगर वो अलायंस करती हैं तो हम हर सीट पे आज की डेट में 15 से 20 हजार वोटों को लेने वाले हम लोग, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा जो वोटर है वो उस लेवल पे पहुंच गया है। तो उससे होगा क्या, अगर हमारा अलायंस होता है तो बेनिफिट बीजेपी को बहुत ज्यादा होगा। हमें तो जो सीटें मिलेंगी हम तो वो जिता के हाउस में भेजेंगे ही, लेकिन हर सीट पे बीजेपी को बहुत बेनिफिट होगा। हमारा ईस्ट दिल्ली में बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, हमारी नॉर्थ दिल्ली में भी है, हमारी साउथ दिल्ली में भी है। तो बहुत अच्छी टीमों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल आने वाला टाइम, क्योंकि 2 महीने लगभग चुनाव के रहते हैं दिल्ली के अंदर, कहीं न कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि चुनाव वाक़ई बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले पहले ही सत्ता में है। कांग्रेस भी अपनी ज़मीनी मजबूती के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं कहीं न कहीं बीजेपी के साथ अगर एनसीपी का गठबंधन होता है, तो ये वाक़ई लगता है कि शायद बदलाव की बारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, सचदेवा जी ने जो भी चीज़ें बोली हैं, ये मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें अभी रह गई थी करने के लिए, लेकिन आइंदा वक़्त में वो भी खुलासे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत कंधे से कंधा मिला कर के केजरीवाल जी के साथ इन्होंने काम किया है, और केजरीवाल को खड़ा करने वाले ऐसे ही लोग थे, जिनकी वजह से केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री हैं और देश में एक पार्टी चला रहे हैं। और आज एनसीपी के साथ बहुत अच्छे से जी, जी सर, हाँ, वही मैं थोड़ा-सा एक सवाल और मैं करूँगा। एनसीपी के साथ में आपका जो है जिस तरह से वीरेंद्र जी ने आपके साथ जो बॉन्डिंग बनी है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप जो सच्चाई के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जो वाक़ई काम करने के लिए निकले हैं, उनके साथ आप शायद कुछ हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है उसके बारे में। दरअसल लोगों में सवाल उठता है कि एनसीपी तो दिल्ली में है कहाँ? कुछ लोग सवाल करते हैं। एनसीपी दिल्ली में पहली बार चुनाव की तैयारी कर रही है। तो मेरा उनसे यही कहना था, आम आदमी पार्टी भी कहाँ थी? हम लेके आए ना उसको। ये एनसीपी के साथ हमारे वीरेंद्र भाई जी हैं, और मैं वीरेंद्र भाई की टीम के तौर पे काम कर रहा हूँ। हम अपने नेता के पीछे चल रहे हैं। नेता जहाँ लेके जाएगा हम चलेंगे, और इस बार दिल्ली में बदलाव हम ला करके रहेंगे, ये हमारा वादा। एनसीपी और वीरेंद्र जी के लिए ऑटो वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइए? दरअसल मैं ना एनसीपी के लिए मैसेज देना चाहूंगा, ना वीरेंद्र भाई के लिए देना चाहूंगा। मैं तो उनके अपने बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो भाई वीरेंद्र जी का दामन थाम लें। उनकी समस्याओं का अंत यहीं पे होगा। वो दामन थाम लें वीरेंद्र भाई का। वीरेंद्र भाई की टेंशन है कि उनकी समस्याओं को कैसे खत्म करना। समस्याओं का अंत यहीं पर होगा। बाकी तो राजनीति है, दुनिया राजनीति करती आई है, वो राजनीति का हमने कर लिया। हम राजनीतिक आदमी के साथ जाके देख लिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उन्होंने हमारा भरपूर शोषण किया। यहाँ पे कोई शोषण नहीं, दिल से। अब देखो, मैं एक छोटा सा आदमी भाई के साथ बैठता हूँ, कोई भी ड्राइवर आता है, सबके लिए दरवाजे एनसीपी के खुले हुए हैं। किसी भी ड्राइवर को समस्या हो तो वह 79 नॉर्थ एवेन्यू में जाकर के अपनी समस्या दर्ज करवा सकता है। उसकी समस्याओं का निदान करना परिवहन प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है, एनसीपी परिवहन प्रकोष्ठ की। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर वाक़ई एक साफ-सुथरी छवि और काम करने वाली शख्सियत की वाक़ई ज़रूरत है। एनसीपी में जिस तरह से भरोसा बड़े जो हमारे नेता हैं उन्होंने जताया है वीरेंद्र जी के ऊपर, वहीं कहीं न कहीं नीचे जितने भी कार्यकर्ता हों या फिर जिस तरह से टीमें ऑटो की हों या तमाम ऐसे संगठन हैं, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ वीरेंद्र जी का साथ देने का जो वादा किया है और लगे हुए हैं लोग साथ में। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बदलाव की कुछ न कुछ कवायद शुरू हो गई है और आने वाले इलेक्शन में हो सकता है इसका रिजल्ट ही कुछ अलग ही हो। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई कमर अहमद।